स्टडी में बैकलॉग लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, क्या है कारण। बैकलॉग एक तरीके से कहिए तो कर्ज होता है। बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते हैं, बोर्ड की परीक्षा के बाद वो लगभग 2 से 3 महीने 4 महीने आराम से घूम रहे होते हैं। उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि हम अपने स्टडी के साथ में कर क्या रहे हैं। तो यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो अब से आपका स्टडी जो है स्मूथ नहीं होने वाला है और काफी ज्यादा मुश्किल में आप पढ़ सकते हैं। हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो कि है बैकलॉग। तो आइए जानते हैं कि बैकलॉग एकदम से कैसे खत्म करें और बैकलॉग को कैसे कवर करना है, कैसे अपनी स्टडी को स्मूथ बना लेना है। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहला हम कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जिन पॉइंट को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग एक तरीके से कहिए तो कर्ज होता है, ऐसा कर्ज जो कि आप उसका ब्याज भरते जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो कर्ज खत्म नहीं होता है, यानी एक तरीके से कहिए जमींदार का कर्ज होता है। तो यहाँ पर बैकलॉग का सिंपल सा मतलब यह है कि जो पीछे का छूटा हुआ सिलेबस होता है वही बैकलॉग होता है, जिसको हमने कर्ज का नाम दिया है। यहाँ पर अगले टॉपिक पर अगर हम बढ़े तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकलॉग का स्पेसिफिक रीजन क्या है। आखिर में बैकलॉग हमारे स्टडी में लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, क्या है कारण। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर कारण आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है लापरवाही। लापरवाही में हम किस प्रकार की लापरवाही कर सकते हैं कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते हैं, बोर्ड की परीक्षा के बाद वो लगभग 2 से 3 महीने 4 महीने आराम से घूम रहे होते हैं। उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि हम अपने स्टडी के साथ में कर क्या रहे हैं। तो यह हो गया सबसे बड़ा लापरवाही, जिसके कारण बैकलॉग लगते हैं और एक तरीके से कहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसी का शिकार हो जाते हैं। दूसरा चीज यहाँ पर क्या है, लेट एडमिशन। बहुत लोग होते हैं कि पूरा मस्त अब मार्च से लेके जुलाई तक घूम रहे होते हैं, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर तक जो है एडमिशन कराते हैं और 5 महीना 6 महीना में अच्छा खासा उनका बैकलॉग लग जाता है। तो लेट एडमिशन भी एक फैक्टर है बैकलॉग का। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अदर रीजन। अदर रीजन में बहुत सारे रीजन दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक रीजन के बारे में आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजन में यह रीजन है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो कि बहुत कम लोगों में होता है कि हेल्थ इश्यूज के कारण आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ परसेंटेज मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पर उसके बाद देखिए बैकलॉग रीजन में दूसरा बड़ा रीजन कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस के फॉर्म में भी आ सकते हैं कि अगर आप देख पाते हो कि कुछ लोगों के घर पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं और वहां पर लगता है बहुत सारा बैकलॉग। और उन ढेर सारे बैकलॉग को कैसे खत्म करना है यही आप जानने के लिए इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो देखते रहिए और आगे यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक आने वाला है कि आखिर में हल क्या है भाई, इसका सोल्यूशन क्या है। आप तो जान लिए कि बैकलॉग क्या है, बैकलॉग क्यों है और इस वीडियो में कवर क्या करने वाला हूँ। अब आपका ये जानना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है। यहाँ पर देखिए हल में कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 पे बात करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 पे क्या है, स्टेप नंबर 1 आपको सबसे पहले लिस्टिंग करनी है, यानी आपको क्या बना लेना है, लिस्ट बना लेना है। लिस्ट किसका बनाना है, जिस सब्जेक्ट का जितना चैप्टर छूटा हुआ है आपको एक लिस्ट बनाना है। आपको यहाँ पर एक बकायदा एक अलग से नोट बनाइएगा, नोट बनाना है। इस नोट में आपको मेंशन करना है कि लेट्स सी कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर छूटा हुआ है, साथ में इस तरह से अगर मान लीजिए आपका केमिस्ट्री छूटा हुआ है तो केमिस्ट्री में पहला, दूसरा, तीसरा, यानी जितने भी चैप्टर छूटे हुए हैं एक कंक्लूजन के तौर पर मैं बताऊं, एक निष्कर्ष बताऊं तो आप सभी सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का लिस्ट बना लेना है जिन चैप्टर्स का आपका बैकलॉग बना हुआ है, बैकलॉग लगा हुआ है। इससे पहला पॉइंट आपका यह है। अब यहाँ पर आप देखें दूसरा पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस पॉइंट पर हमें पहुंचना है। दूसरा पॉइंट यह है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 यह है कि आपने पहले स्टेप में बैकलॉग का जो लिस्ट बनाया है उस लिस्ट को कैसे कवर करना है ये ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका 1, 2 और 3, मैं फिजिक्स के टीचर के कारण फिजिक्स पे ज्यादा बात करता हूँ, मैं बार बार ये चीजें कहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं मान लेता हूँ फिजिक्स में आपका जब आप कोचिंग ज्वाइन किए, जब आप स्कूल ज्वाइन किए, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तब तक पता चलता है कि आपका 3 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है और आप पहुंच चुके हैं किस पर, चौथे चैप्टर। कुछ लोगों के मन में यह भी ख्याल आता है कि क्या करूं, मैं चौथे चैप्टर से स्टार्ट करूं कि पहले चैप्टर से पढ़ता हूं और आगे बढ़ूं। ऐसे करने में आपको दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। दुष्प्रभाव यह है कि यदि आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे
तो 3 चैप्टर इधर जब तक कवर करेंगे पता लगेगा 3 चैप्टर या 4 चैप्टर आगे का और बैकलॉग खड़ा हो जाए। यानी एक तरीके से कहिए एक बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में नया बैकलॉग का एक खूब सारा ढेर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो पहली बात, आपको यह काम नहीं करना है। आपको सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि आपको करना यह है कि आपको टीचर जहां से पढ़ा रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो आपको चलना वहीं से है जहां से आपका टीचर पढ़ा रहा है। यानी आपके टीचर के साथ में आपको कोऑर्डिनेट करना है और उसके बाद में आपको एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा खुद के लिए, और खुद से शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कोई आपका टीचर नहीं देगा। देखिए बहुत सारे लोग का यह क्वेरी होता है कि सर एक हमें टाइम टेबल बना के दीजिए जिस टाइम टेबल को मैं फॉलो करके बहुत सारा अंक प्राप्त कर सकूं। तो ऐसा नहीं होता। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इवन आपके माता पिता। तो आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पर मैंने कहा कि स्टेप 2 में आपको स्टार्ट करना है टीचर के साथ में, और साथ साथ में आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन होता है जिसमें 6 वर्किंग डे है, और उस 6 दिन में आपको एक दिन छुट्टी मिलती है, साथ साथ में बहुत सारा और भी छुट्टियां मिलती है। तो आपको इस तरह से उसको कन्विंस करना है कि 1 दिन 2 दिन आपको पीछे के बैकलॉग के लिए या पर्टिकुलर हर एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा बैकलॉग के लिए अलग से समय निकालना है, और जो आगे चल रहा है उस पर भी सेल्फ स्टडी के लिए अलग से समय निकालना है। यह कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिन मेजर पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने बैकलॉग को अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्द क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यह फैक्टर तभी काम करेंगे जब आप एकाग्र होकर, आप जब एक सही माइंड सेटअप के साथ में काम करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो भी मेरे द्वारा बताई गई बातें हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आपने देखा कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। अगर आपका बैकलॉग जल्दी जल्दी क्लियर हो सके तो इन सभी बातों को फॉलो करिएगा, जिनका कंक्लूजन यह होता है, जिनका निष्कर्ष यह होता है कि सबसे पहले आपको बैकलॉग का लिस्ट बना लेना है, जितने भी चैप्टर छूटा आपको लिस्टिंग करना है। दूसरी चीज यह है कि आपको टीचर के साथ में चलना है, साथ साथ में पीछे से आपको एक शेड्यूल क्रिएट करके बैकलॉग साथ साथ में लेके चलते रहना है। तो यह है आज का मेरा पॉइंट, और इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप बैकलॉग को बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो अब से आपका स्टडी जो है स्मूथ नहीं होने वाला है और काफी ज्यादा मुश्किल में आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और सभी लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।